Hello everyone. In this video we are going to start off with a new chapter, that is Newton's laws of motion. Okay. Now whenever we hear the word Newton, दिखता है एप्पल, न्यूटन साहब सो रहे हैं, ऊपर से एप्पल गिर रहा है एंड देन न्यूटन अचानक से वो सोचता है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. सो यूजुअली न्यूटन सर के साथ हम लोग हमेशा ग्रेविटेशन एसोसिएट करता है, राइट. बट ऐसा नहीं है. सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ों में अपने व्हाट डू यू से अपने कंट्रीब्यूशंस दिए, जैसे कैलकुलस है. सो दैट इज न्यूटन इज द पायोनियर ऑफ कैलकुलस. उसके बाद फिर फोर्सेस के बारे में जो भी अब हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें जो है हमें सर न्यूटन ने ही बताई है. ओके. सो व्हेन आई से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव आल्सो स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, राइट. न्यूटन के 3 लॉज है. सो सीधा हम लोग वहीं से स्टार्ट करें. द 3 लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली यही लॉज है जो अभी 400 साल बाद भी हम लोग ये सेम लॉज जो है वो यूज करें. सो दीज लॉज, एक तो फिजिक्स ऑब्वियसली सेम रहती है, नेचर सेम रहता है चीज़ों का, तो लॉज भी चेंज नहीं होते. ओके. बट एट द सेम टाइम इतनी एडवांस चीज़ें आने के बावजूद भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर स्टिल रेलेवेंट टुडे. ओके. दे आर स्टिल एप्लीकेबल टुडे. ओके. नाउ बहुत ही 3 सिंपल से लॉज है, बट ऑल द 3 लॉज आर एक्सट्रीमली पावरफुल. एंड नाउ दीज लॉज ये किनके लिए एप्लीकेबल है. सो ये एकदम जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो वहां उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. एट द सेम टाइम these laws are not applicable if the object is moving with a very very high speed, basically speed which is very close to the speed of the light. So अगर जो आप वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लॉज लगा रहे हो तो आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके. तो ऐसे केस में आपको इन लॉज को मॉडिफाई करना होगा. बट अदरवाइज नॉर्मली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स फेस करते हैं, जिन भी ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ये लॉज यूज कर सकते हो. ओके. ना इस चैप्टर में कोई खास ज्यादा थियोरी है ही नहीं. ओके. सो जो भी बेसिक थियोरी है, चीजें हैं, मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा. ओके. एंड फिर नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन, विल ट्राई टू फर्स्ट कवर द थियोरी एंड देन फोकस ऑन दी सम्स पे फोकस करेंगे. ओके. नाउ व्हेन आई से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सो इट इज अ वेरी सिंपल लॉ. न्यूटन ने हमें एक वर्ड दिया, दैट इज फोर्स. फोर्स क्या होता है? जोर लगाओ भाई, उसको कहा जाता है फोर्स. पढ़ाई में जोर लगाओ, चीजों को पुश करने में जोर लगाओ. ओके. पॉटी नहीं हो रही है तो जोर लगाओ. हर जगह पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स एप्लीकेबल होता है. ओके. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ओके. इट काइंड ऑफ डिफाइंस फोर्स. सो फोर्स इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर change in velocity. ओके. सो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी चेंज करने के लिए यू नीड अ फोर्स. सी, न्यूटन ने जो वर्ड यूज किया था, उन्होंने वर्ड यूज किया था इनर्शिया. सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट इट इज डूइंग. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग, उसकी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है रेस्ट करने की, फिर वो हिलना नहीं चाहता. एंड ऑब्जेक्ट अगर जो एक बार कंटिन्यूसली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो अपने आप से तो रुकेगा नहीं ना. उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. मान लो कि आपने शॉट मार दिया, या फिर आपने एक बहुत ही स्मूथ सरफेस पे एक बॉल को पुश कर दिया, तो बॉल अपने आप से तो रुकेगा नहीं ना, वो कंटिन्यूसली मूव ही करता जाएगा. तो उस बॉल का इनर्शिया होता है मूव करना. सो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है. इनर्शिया जैसे मैंने डिफाइन किया, इट इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट इट इज डूइंग. अब उस इनर्शिया को, उस मोशन को चेंज करना हो तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी. ओके. Okay, sorry. Yes. So I was saying that force is responsible for change in velocity. Okay. Now when I say velocity, velocity is a vector. So it has 2 things. One is magnitude and second one is direction. Okay.
So when I say velocity changes, so there are three possibilities. Either object की velocity magnitude मतलब speed change हो रही है, increase या decrease हो रही है, या उसका जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, या दोनों चीजें हो रही है. ओके, नाउ इन एनी ऑफ द थ्री केसेस ये अपने आप से पॉसिबल नहीं होता. यू नीड फोर्स. सो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन वेलोसिटी. ओके, नाउ द सेकेंड law of motion is something about acceleration. See, whenever we say change in velocity, so velocity कब change होती है? Whenever there is acceleration. So the second law of motion says that force produces acceleration. Acceleration. Okay. And the third law tells us that every action has equal and opposite reaction, right? Every action has equal and opposite reaction. Right? So मान लो किसी ने आपको मार दिया तो आप रिएक्ट करके आप वापस मार दोगे ना. So unless you are महात्मा गांधी, okay, every action has always got equal and opposite reaction. Okay. सो ये बेसिकली तीन लॉज हैं. इन तीन लॉज के बेसिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हो, वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो रुकेगा, वो चलेगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा. ये सारी चीजें जो है ये तीन सिंपल लॉज के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हाँ, ये जो सेकेंड लॉ है इसको अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. ओके, सो फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, इसके बेसिस पे आप लिखते हो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. ओके, सेकेंड लॉ को मॉडिफाई करके हम लोग फोर्स को अब डिफाइन ऐसे करता है. फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों को थोड़ा थोड़ा हमें मॉडिफाई करना है. ओके, सो दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिखूंगा जिसमें दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे. सो द स्टेटमेंट इज दिस: फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी, force is responsible for changing the momentum, is responsible for changing the momentum. So that is why आप force को ऐसे लिखते हो, you write force as rate of change of momentum, d by dt of momentum. Okay, अच्छा, अगर जो आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है तो एवरेज फोर्स इज सिंपली इक्वल टू योर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज योर फाइनल मोमेंटम माइनस योर इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. ओके, नाउ देन यहां से फिर ये फॉर्मूला कैसे आता है? सो यूजुअली क्या होता है कि एक सबसे पहले तो मोमेंटम लिखते हैं. मोमेंटम क्या होता है आपको पता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. सो आई कैन राइट मोमेंटम एज m इंटू वी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके, इन मोस्ट केसेस हमारा मास कांस्टेंट होता है. सो कंसिडर केस 1. ओके, अज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट, अज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट, ये मास बाहर निकलेगा. So F is equal to m into dv by dt. Okay. Now this is equal to F is equal to m into rate of change of velocity होता है acceleration, जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है. यहां से ही आपको फॉर्मूला आता है F is equal to m into a. So F equal to m into a is a special case, and ये special case क्या है? जहां पे आपका मास is constant. Okay. अब आप बोलोगे कि सर मास तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है ना. देयर आर वेरियस केसेस जहां पे आपका मास वेरी होता रहता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स गो ऑन टू द केस 2. ओके, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है. नाउ जैसे जैसे रॉकेट आगे जाता है, लेट्स से इट इज मूविंग अहेड विथ वेलोसिटी v. लेट्स अज्यूम दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हिच मींस डायरेक्शन एंड स्पीड बोथ आर कांस्टेंट. बट ये रॉकेट का मास कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा ये पीछे से एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट जो है वो बाहर निकलते जाएंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज
mass is reducing with time. So when I say momentum, which is equal to m into v, v is constant but m is changing, right? एंड अगर जो आपका मास चेंज हो रहा है तो आपका मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा. सो इस केस में भी रॉकेट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. ओके, इवन द फोर्स इज गेटिंग एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट इन दिस केस. सिमिलरली आई विल गिव यू अनदर केस जहां पे द मास इज चेंजिंग. लेट्स से यू हैव अ ट्रक which is moving in this direction with a velocity v and it is full of sand. Okay, अब आप कंटिन्यूसली ना इस पे सैंड डाले जा रहे हो. आप कंटिन्यूसली इस पे सैंड डालते जाओगे तो व्हाट वुड हैपन इन दिस केस? ओके, ट्रक का जो मास है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? मास विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. Correct? Now when mass keeps on increasing, so even if your velocity is constant, आपका जो momentum होता है that is m into v, तो if mass increases your momentum also increases. So basically ये जो second case है जहां पे आप यहाँ पे कोई acceleration नहीं है. In both the cases your acceleration is zero क्योंकि velocity is constant. But still in this case your momentum is changing and momentum is changing because your mass is changing. So ये मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम. सो इन दोनों केसेस में भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. सो दैट इज वाई सेकेंड लॉ जो कहता है कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम. ओके, एंड दिस मोमेंटम कैन चेंज इन टू वेज. आइदर व्हेन योर मास चेंजेस मोमेंटम चेंजेस, और इफ योर वेलोसिटी चेंजेस मोमेंटम चेंजेस. ओके, हम मास चेंजिंग ये बहुत रेयर केसेस में होता है तो इसलिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं मास इज कांस्टेंट एंड एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखता है. बट लुक आउट फॉर दोज केसेस जहां पे योर मास इज वेरिएबल, तो फिर वहां पे आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते. सो नाउ द जनरल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, आप डेरिवेटिव कैसे देते हो? यू मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओगे तो आप m को बाहर निकालोगे इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v को बाहर निकालोगे dm by dt. Now I know that dv by dt is equal to m into a. Okay, so and plus this is v into dm by dt. Now when I say dm by dt, this is called as rate of change of mass. Okay, now if the mass increases, I can write down two scenarios. If the mass increases, then dm by dt will be a positive number. And if the mass decreases, then I can say that dm by dt will be a negative number. ठीक है? So I hope you have understood this. ये जो चीज है, this is very very clear to you. Okay? So please just remember this. And if your mass is constant, तो derivative of a constant zero होगा तो ये term आपका निकल जाएगा, तो you will get f is equal to m into a. इस chapter में most of the times we are going to use this f is equal to m into a. Okay, now if you find that momentum is increasing, it is only possible when force acts in the same direction. So I'll say this: if the force acts in the same direction, then momentum increases. So in the same direction as that of momentum. Okay, as that of momentum. Then momentum increases.
अच्छा, इसका उल्टा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीजिंग इट मींस फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो जैसे इस केस में ये ट्रक का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज मास इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है. सो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है. तो आपका मोमेंटम का डायरेक्शन यही है. अब आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ योर फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, एंड इफ द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, जैसे इस केस में मास रेड्यूस हो रहा है तो मोमेंटम रेड्यूस हो रहा है. मोमेंटम रेड्यूस हो रहा है तो इस केस में जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द, मतलब in that case I'll say that force is acting opposite to the momentum. Force is acting opposite to the momentum. ठीक है? So this is something that you have to remember. Okay, कौन से केस में फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, कौन से केस में फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके, फाइन. Now there is one small part that we will look at and then we will end this session. Okay, so that is something called as impulse. Okay, now impulse क्या होता है? Okay, so impulse is a physical quantity that suddenly changes the momentum. Changes the momentum. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, या ये वॉल है, दिस इज, ये दीवार है, दिस इज अ बॉल. लेट्स से दिस बॉल इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v. ओके, तो ये वेलोसिटी i डायरेक्शन में. जैसे ये वॉल के कांटेक्ट में आएगी, ये वॉल क्या करेगा? ये वॉल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. ओके, एंड ये फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए होगा ना, क्योंकि फोर्स तभी उसी दौरान होगा जब ये बॉल इस वॉल के कांटेक्ट में होगा. अब हमें ये पता ही है कि आप जब भी कोई बॉल दीवार पे फेंकते हो तो बॉल जो है वो तुरंत वापस आता है, मतलब ऐसे बॉल से चिपका हुआ नहीं रहता. सो इन दिस केस ये जो वॉल है वो इस बॉल पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहा है, एंड दिस फोर्स इज फॉर एन एक्सट्रीमली स्मॉल ड्यूरेशन, एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम, स्मॉल ड्यूरेशन. ओके, so this force is for an extremely small duration, and because this force is for an extremely small duration, okay, ऐसे फोर्स को कहा जाता है इट इज एन इम्पल्सिव फोर्स. मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि इम्पल्सिव फोर्स आप कब कहोगे. अभी तो यही मान के चलते कि फोर्स बहुत ही, हमें पता है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, एंड जैसे ही ये फोर्स के वजह से क्या होता है, बॉल जो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब बॉल ये डायरेक्शन में मूव करेगा, तो सडनली अब बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है. एंड ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, बॉल अच्छा खासा ये साइड पे जा रहा था, जैसे ही कांटेक्ट में आया तुरंत कुछ मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई. तो बॉल का मोमेंटम सडनली चेंज हुआ. जो मोमेंटम पहले ये डायरेक्शन में था, अब आपका मोमेंटम ये डायरेक्शन में आ चुका है. सो दिस सडन चेंज is because of something called as impulse. So in this case I will say that wall exerts impulsive force on the ball. ओके, ठीक है. सो ये इम्पल्स के लिए हम लोग जे ये वेरिएबल यूज करते हैं. इट इज अ वेक्टर. इम्पल्स इज कैलकुलेटेड एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब स्मॉल ड्यूरेशन जिसमें फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. सो आई कैन राइट जे एज dp by delta t. Delta t नहीं, sorry, I've made a mistake over here. You will just calculate impulse as change in momentum, sorry. So J is equal to final momentum minus initial momentum. So J आपका जो है it is an impulse. Okay.
Now I can write this as, so J is equal to nothing but change in momentum. ओके अब हमें ये पता है कि ये मोमेंटम चेंज इससे हो रहा है ना क्योंकि ये वॉल इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड हमें ये पता है कि मोमेंटम चेंज कब होता है, मोमेंटम चेंज हमेशा फोर्स के वजह से ही होता है. सो आई कैन डिफाइन फोर्स एज dp बाय dt. हमने फोर्स को ऐसे डिफाइन किया, सो f इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी. अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो तो आपको जो राइट हैंड साइड मिलेगा इट विल बी p इनिशियल p फाइनल. तो आपका ये जो राइट हैंड साइड होगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ dp विल बी p एंड आप लिमिट्स पुट करोगे तो दिस विल बी p फाइनल माइनस p इनिशियल. दिस इज इक्वल टू f डॉट dt. ओके सो p final minus p initial is delta p. This is integral of f dot dt. अब आप यहाँ पे देखो impulse is equal to change in momentum and change in momentum is also equal to this. So I can simply write J as integral of f dot dt. Okay. Now let's say if a graph is given to you and ये ग्राफ इट इज बिटवीन फोर्स एंड टाइम. ओके अब ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ना, इम्पल्सिव फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है एंड यूजुअली ये फोर्स ऐसा होता है. ओके ये स्टार्ट होता है ओके एंड बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, दिस इज वेरी स्मॉल. Now when I do integral of f dt, इंटीग्रल का एक मीनिंग होता है एरिया. सो एरिया ऑफ दिस कर्व, ओके एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज सिंपली इक्वल टू द इम्पल्स. सो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. ओके एंड वी ऑल्सो नो दैट इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. So I can say that therefore the area under force and time graph is simply equal to change in momentum. ठीक है. सो आई होप आपको इम्पल्स क्या होता है वो समझ में आ चुका है. अब सारे फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं ऐसा नहीं है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये इम्पल्सिव नहीं है. हम लोग अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखेंगे विच विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि कौन सा फोर्स इम्पल्सिव है कौन सा फोर्स नॉन इम्पल्सिव है. ओके बट इम्पल्स क्या होता है ये आई होप आपको समझ में आ चुका है. ओके द फाइनल लॉ इज थर्ड लॉ दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो व्हाट इट मीन्स इज आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप ग्राउंड को नीचे पुश कर रहे हो विद अ फोर्स F. तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, ग्राउंड जो है ये ग्राउंड आपको ऊपर पुश कर रहा है विद द सेम फोर्स F. सो द डाउनवर्ड फोर्स एंड द अपवर्ड फोर्स आर इक्वल इन दिस केस. ओके नाउ ये दोनों कैंसल आउट नहीं होते. द रीजन इज बिकॉज कि दीज टू फोर्सेस आर गेटिंग अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो इस ग्राउंड पे लग रहा है एंड अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है इट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस मैन. सिमिलरली आप जब चलते हो तो इट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ओनली. आप देखो आप चलते कैसे हो, आप जब चलते हो ना तब आप ग्राउंड को थोड़ा सा पीछे पुश करते हो. आप बाहों से ग्राउंड को जब थोड़ा सा पीछे पुश करते हो, आप ऐसे चलते हो ना, योर लेग्स आर दिस वे. आई डोंट नो मैं लेग्स कैसे, हाँ आप ना ऐसे पीछे पुश करते हो ग्राउंड को तो ग्राउंड आपको आगे पुश करता है. ओके सिमिलरली आप जंप मारते हो तो आप ऐसे ही खड़े खड़े कभी भी जंप नहीं मार सकते. जंप मारने के लिए आपको समवन शुड पुश यू अप, राइट. अब ये समवन इज ऑलवेज द ग्राउंड, बट ग्राउंड खुद से तो आपको पुश नहीं करेगा ना. खुद से पुश करता तो हम लोग हवा में ही रहते. ग्राउंड को रीजन चाहिए आपको ऊपर पुश करने के लिए, तो ये ऊपर आपको तभी पुश करेगा जब आप ग्राउंड को जंप नीचे पुश करोगे. तो आप देखो हमेशा जंप मारने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं, तब जाके फिर आप जंप मार पाते हो. ठीक है. सो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ Newton's third law where there is equal and opposite reaction. Okay,
जैसे ये बॉल है, ये बॉल को आप जब दीवार पे मारते हो तो बॉल जो है वो दीवार को ये साइड पे पुश कर रहा है एंड दीवार जो है वो साइमल्टेनियसली बॉल को ये साइड पे पुश कर रही है. सो ये दोनों पे, बॉल पे एंड दीवार पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इट इज ओनली अपोजिट इन डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट सम बेसिक आइडिया अबाउट न्यूटन्स 3 लॉज. ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड उन फोर्सेस के साथ डील कैसे करना है, उनको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लेके आना है. ओके, ठीक है. ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.